नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ समसामयिकी के कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे मुद्दे जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा में रहे हैं, साथ ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न आपको पूछा गया था कि भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन यानी नेट जीरो एमिशन, याद रखिएगा नेट जीरो एमिशन, ये इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है, हिंदी में देवनागरी में लिख करके इसको पूछ सकता है। ठीक, तो भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिएगा, लिखा है यहां पर कि भारत ने कॉप 26 शिखर सम्मेलन में वर्ष 2070 तक अपने उत्सर्जन को शुद्ध शून्य करने का वादा किया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान यानी DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा, नवनियुक्त अध्यक्ष हैं इसके डॉक्टर समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन, 67वां फिल्म फेयर अवार्ड के अंतर्गत बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है? तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 67वां फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा चुका है और इसके अंतर्गत बेस्ट एक्टर के रूप में रणवीर सिंह को फिल्म 83 के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म शेरशाह को। ये देखिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शेरशाह। अगला क्वेश्चन, ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 में कितनी राशि प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो स्कीम है ब्याज मुक्त कृषि ऋण योजना, इसके द्वारा किसानों को शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है और ये योजना प्रारंभ हुई है वर्ष 2014-15 से। वित्तीय वर्ष 2014-15 से ये योजना चल रही है। और इस वर्ष की यदि बात करें तो इस वर्ष मैंने आपको ये डायग्राम दिखाया था, ये इमेज दिखाया था और बताया था कि इस वर्ष यानी वर्ष 2022-23 में लक्ष्य रखा गया है कि किसानों को 5,800 करोड़ रुपए जो है ये ऋण के रूप में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपका आंसर यहां से हो जाएगा 5,800 करोड़। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बार बार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बादल अकादमी किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बादल क्या है इसके बारे में बताया था, बादल अकादमी का उद्देश्य क्या है, इन सब बातों पर चर्चा हो चुकी है। ये जो बादल अकादमी है ये छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए बनाया गया एक अकादमी है, एक इंस्टीट्यूट है जहां पर छत्तीसगढ़ का जो लोकल कल्चर है, स्थानीय जो संस्कृति है, उसको बढ़ावा देने के लिए लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। ठीक, और ये स्थापित किया गया है जगदलपुर में। ठीक, एक ग्राम है जिसका नाम है आसना। इस आसना ग्राम में इसको स्थापित किया गया है। चलिए तो आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है मानव विकास सूचकांक 2021-22। ठीक है, वर्ष 2021 और वर्ष 2022 के लिए ये मानव विकास सूचकांक जो है ये जारी किया गया है, जिसमें वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के जो आंकड़े हैं उसके आधार पर रैंकिंग निकाली गई है। चलिए तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये जो मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये जारी किया जाता है UNDP के द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसको पहली बार इस मेथड को प्रयोग करने का श्रेय जाता है महबूब उल हक को। याद रखिएगा, महबूब उल हक जो हैं इन्होंने इसको प्रारंभ किया था।
पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। और इसी सूचकांक में नाम आता है हमारे अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन का नाम जो है इस रैंकिंग से या इस सूचकांक से जोड़ा जाता है। ठीक, चलिए, तो जारीकर्ता कौन है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, ये जो रैंकिंग है वो किसके आधार पर निकाली जाती है? कुछ मापक बिंदु होते हैं जिसके आधार पर रैंकिंग निकाली जाएगी। तो 4 बिंदु होते हैं जिसके आधार पर रैंकिंग तैयार की जाती है। पहला है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, यानी जन्म के समय ये देखा जाता है कि ये जो बच्चा है ये कितने वर्ष तक जीवित रहेगा। औसत निकाला जाता है और उसी के आधार पर कहा जाता है कि ये जो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है वो देश की, पूरे देश के लिए कितना होगा, एवरेज होता है वो। ठीक, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, यानी कोई बच्चे जो हैं, है ना, हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो मिनिमम कितने स्कूल तक, कितनी कक्षा तक पढ़ते हैं स्कूल में। अगला है स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, यानी कितने समय तक ये बच्चे जो हैं पढ़ते हैं स्कूल में। इसके बाद चौथा बिंदु है सकल राष्ट्रीय आय। ठीक, सकल राष्ट्रीय आय, जिसको आप क्या बोलते हो? GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम। इन 4 बिंदुओं के आधार पर ये रैंकिंग निकाली जाती है। यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 इंडिकेटर कंसीडर्ड, यहीं पर लिखा हुआ है क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑन बर्थ। ठीक है, यानी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यानी स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ग। मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, यानी कितने सालों तक वो स्कूल में पढ़ता है उसका औसत। और GNI, यानी पर कैपिटा इनकम। ठीक, जिसको आप क्या बोलते हो? सकल राष्ट्रीय आय। अब अगर मैं भारत के रैंकिंग की बात करूं, ठीक है, या इस रैंकिंग की बात करूं, तो भारत की रैंक यहां पर आप देख पा रहे हो वर्ष 2020 के लिए 130 था, जो वर्ष 2021 में गिरकर कितना हो गया? 132। ठीक, यानी हम पहले 130वें नंबर पर थे, अब पहुंच गए हैं 132वें नंबर पर, यानी हम दो स्थानों का नुकसान हुआ है हमको। ठीक है, 2 स्थानों का नुकसान हुआ है, -2 में चले गए हैं हम लोग। ठीक है, -2 हुआ है हमारे रैंकिंग में। अगर मैं टॉप 5 कंट्रीज की बात करूं तो सबसे पहले स्थान पर है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर है नॉर्वे। इसको मैं आपको बोलूंगा कि आप नोट जरूर करिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। मानव विकास सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है, यहां के क्वेश्चन आपको पूछता है। तो जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, हाँ, तो टॉप 5 कंट्रीज में पहला जो नाम है वो है स्विट्जरलैंड का, दूसरा नाम है नॉर्वे का, तीसरे स्थान पर है आइसलैंड, चौथे नंबर पर है हांगकांग और 5वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। वहीं अगर मैं बात करूं बॉटम 5 की, यानी नीचे के जो 5 देश हैं उनमें कौन कौन है, तो सबसे अंतिम स्थान पर है साउथ सुडान, 100, जो कि 191वें स्थान पर काबिज है। 190वें स्थान पर है चाड, 189 स्थान पर है नाइजर। ठीक है, तो ये 3 को आप अच्छे से याद रखेंगे, एक साउथ सुडान है, चाड है और नाइजर है। टॉप 5 की बात करूं तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, भारत के लिए अगर कोई क्वेश्चन पूछता है भारत के संदर्भ में HDI से, तो एक तो रैंकिंग से पूछेगा, इसके अलावा कभी कभी आपको उसका अंक पूछ लेता है कि मानव विकास अंक जो है HDI वैल्यू वो कितनी है। तो याद रखिएगा 0.633, 0.633 ये अंक हमने अर्जित किए हैं। आगे आप देखेंगे तो आगे आपको ये देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 और 2022 ओवरव्यू, यहां से ये मैंने लिया है। ठीक, ऑफिशियल जो आंकड़े हैं वहीं से ही ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। चलिए, UNDP के द्वारा जारी होता है, सबसे पहली बात तो यही है, याद करने के लायक है ना। इसके अलावा देखिए यहां पर मुझे जो एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा इस रिपोर्ट में, वो क्या लिखा है
पूरे दुनिया के देशों को दो भागों में बांटा गया है, एक हाई इनकम कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज में। वैक्सीनेशन के संदर्भ में यहां पर एक महत्वपूर्ण आंकड़ा दिया हुआ है, वैक्सीनेशन, ठीक, जो कोविड-19 का वैक्सीनेशन है उसके संबंध में आंकड़े यहां पर दिए गए हैं। क्या दिया हुआ है देखिए, 3 in 4 पीपल, यानी हर 4 में से 3 यानी कुल 72% लोग जो है वो एटलीस्ट 1 कोविड-19 के डोज से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं जुलाई 2022 तक। 27 जुलाई 2022 तक के आंकड़ों को इसमें लिया है और कहा है कि जो उच्च आय वाले जो देश हैं वहां पर टीकाकरण जो है वो 72% लोगों का या 3/4 लोगों का हो चुका है, 3/4 लोगों का या 72%, ऐसा भी दे सकता है, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं लो इनकम कंट्रीज की, यानी कम आय वाले जो देश हैं उनकी, तो 1 in 5 पीपल यानी 1/5 या 21%, ठीक है, लगभग में है, वैसे तो ये 20 आना चाहिए लेकिन है कितना, ये 21%, हैव बीन वैक्सीनेटेड विथ एटलीस्ट 1 डोज एज ऑफ 27 जुलाई 2020, ठीक। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं, ये जो नीले कलर में लोग दिख रहे हैं ना, ये हैं वैक्सीनेटेड पीपल, यानी जिनको कम से कम एक वैक्सीन लगी हुई है। वहीं ये जो लाल कलर में लोग दिख रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको एक भी डोज नहीं मिला है कोविड का, ठीक। तो जो हाई इनकम कंट्रीज है वहां पर आप देख पा रहे हैं 72% लोग वैक्सीनेट हुए, बल्कि जबकि ये जो लो इनकम कंट्रीज है वहां पर मात्र ये प्रतिशत कितना रहा है, 21% मात्र रहा है, ठीक। कोविड-19 से जुड़ा एक और, जब मैं वेबसाइट में गया है ना, वेबसाइट किसकी थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो मुझे एक अच्छी चीज लगी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। ये क्या है, यहां पर एक इमेज जो है आज के पोस्टर में लगा हुआ है WHO की वेबसाइट में, और ये पोस्टर है हमारे छत्तीसगढ़ के हाट बाजार क्लिनिक योजना का। हाट बाजार क्लिनिक योजना जो है ये हमारे यहाँ चलाई जा रही है, तो इस योजना की इमेज को यहां पर डाला गया है। इसके अलावा पहले ही वेबसाइट पर आपको मिलेगा, पहले ही पेज पर क्या मिलेगा, हमारे छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के नाम, जिसमें एक है दंतेवाड़ा, दूसरा है नारायणपुर और तीसरा है बीजापुर। तो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, पहचान दिया जा रहा है, ठीक। तो ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है। लेकिन एक चीज याद रखिए, यहां पर गर्व का विषय ये नहीं है कि हमको यहां पर इमेज मिला है, ठीक है, हमको यहां पर इसके पोस्टर में स्थान दिया गया, ये गर्व का विषय नहीं है। गर्व का विषय है यहां पर संचालित की जा रही योजनाएं, यहां पर लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत सारी स्कीम जो चलाई जा रही हैं वो हमारे लिए अच्छा है। आपने देखा होगा कुपोषण मुक्ति से बचाव के लिए या कुपोषण मुक्ति के लिए हम कितनी सारी स्कीम्स वहां पर चला रहे हैं, जैसे सुपोषण अभियान हो गया, हर एक नानी बेरी हो गया, मध्याह्न भोजन हो गया, है ना, मधुर गुड़ योजना हो गया, बहुत सारी योजना है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं, मातृ स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें आंगनबाड़ियों के माध्यम से सुपोष्य जो भोजन है वो उनको उपलब्ध कराया जाता है। तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है और इन्हीं प्रयासों के आधार पर या इन्हीं प्रयासों के कारण WHO की वेबसाइट में हमको स्थान मिला है, ठीक। चलिए, अगर मैं वैक्सीनेशन के टोटल आंकड़ों की बात करूं तो टोटल आंकड़े आप देख पा रहे हैं 214, 95, 36, 744, याद रखना इसको, क्या 214 करोड़। भारत के द्वारा 200 करोड़ का जो माइलस्टोन है वैक्सीनेशन का वो पार कर लिया गया है, ठीक। ये हमने पार किया है, याद रखिएगा, जुलाई के माह में। जुलाई 2022 में हमारे देश में कुल वैक्सीनेशन कितना हो गया, कितना पार कर गए हम, 200 करोड़ को पार कर गए हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है।
ठीक, अगर आप इसमें स्टेट वाइज डेटा जानना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पर जाना और वैक्सीनेशन स्टेट डेटा, यहां से आप पूरे जितने राज्य हैं हमारे उन सब से संबंधित आंकड़े आपको वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो वापस आते हैं भाई, कहां वापस आते हैं? मानव विकास सूचकांक में। याद क्या रखना है, देखिए एग्जाम में डायरेक्ट रैंक आपको पूछता है, ये रैंक आपको पूछता है, ठीक है, प्रथम स्थान पर कौन, अंतिम स्थान पर कौन। इसके अलावा कौन कौन से संकेतक इसमें शामिल होते हैं, ये तो कई बार इकोनॉमी का क्वेश्चन माना जाता है, ठीक, क्योंकि इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग एचडीआई पढ़ते हैं। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसके जारीकर्ता का नाम, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत की रैंक की बात करूं तो वर्ष 2020 के लिए, यानी वर्ष 2021 की जो रैंकिंग थी उसमें हम कौन से नंबर पर हैं? इसमें हैं हम लोग 130 रैंक पर, जबकि वर्ष 2022 की रैंकिंग जो कि वर्ष 2021 के लिए निकाली गई है उसमें हम 132वें रैंक पर काबिज हैं। अगर हमारे अंक की पूछे एचडीआई वैल्यू की तो 0.633 एचडीआई ये भारत का स्कोर है, ठीक। ये देख पा रहे हैं आप, ये यूएनडीपी की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया स्क्रीनशॉट है। ये देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस, ठीक। एचडीआई वैल्यू कितनी है ये आपको दिया गया है, इसके अलावा और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उनको दिया गया है, ठीक। तो इसमें पहला स्थान पर आपको कौन दिख रहा है? स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर आइसलैंड, चौथे स्थान पर हांगकांग और पांचवें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, छठे स्थान पर डेनमार्क, सातवें स्थान पर स्वीडन, आठवें स्थान पर आयरलैंड, नौवें स्थान पर जर्मनी और 10वें स्थान पर नीदरलैंड्स है। भारत की रैंकिंग की अगर बात करूं तो यहां पर शायद आपको क्लियर दिख भी ना रहा हो, लेकिन 132वें रैंक पर हैं हम वर्तमान में, ठीक। ये देखिए वैल्यू इन 2021, लेकिन रैंकिंग अगर पूछेगा तो ये क्या बोलेगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ष 2022। तो 2022 बोल रहा है, मतलब ये 2021 के आंकड़ों को पूछ रहा है, ठीक है। आंकड़े जो है वो पिछले साल के आंकड़ों को लेकर के बनाया जाता है, रैंकिंग निकाली जाती है, ठीक। तो अगर 2021 पूछे तो 130 है, ठीक। अगर आपको ऐसा पूछे ना कि एचडीआई 2021 में भारत का क्या स्थान है, तो ये आंकड़े जो हैं वो वर्ष 2020 के रहते हैं और इसमें हमारी रैंकिंग है 130। और अगर आपको पूछे एचडीआई 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो इसमें हमारी रैंक है 132, ठीक। कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है मानव विकास सूचकांक से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। नाम सुना होगा आपने, काफी ज्यादा प्रसिद्ध पुरस्कार है। ये दिया जाता है फिलीपींस के द्वारा। फिलीपींस के एक राष्ट्रपति थे, नाम क्या था उनका? नाम था उनका रैमन मैग्सेसे, और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। 6 अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसमें यह सम्मान दिया जाता है। ये कैटेगरीज कौन कौन सी है तो याद रखिएगा। पहला है सरकारी सेवा, सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य एवं सृजनात्मक संचार कलाएं, शांति एवं अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, और छठा है उभरता हुआ नेतृत्व। ये 6 के आधार पर ये जो पुरस्कार है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये दिया जाता है, ठीक। अगर मैं प्रथम प्राप्तकर्ता की बात करूं तो ये प्रथम प्राप्तकर्ता हमारे भारत के प्रथम रैमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता थे विनोबा भावे। याद रखिएगा इनका नाम, विनोबा भावे, भूदान आंदोलन वाले, ठीक। भूदान आंदोलन उन्होंने चलाया था। तो भूदान आंदोलन के संचालन के लिए विनोबा भावे को वर्ष 1958 में दिया गया था रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये पुरस्कार 1957 में चालू हुआ है, 1957 में। और पुरस्कार कब दिया गया पहली बार भारतीय को? तो ये दिया गया 1958 में। चलिए, हाल ही में वर्ष 2022 के रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें कौन कौन शामिल है तो नाम याद रखिएगा। सोथियारा छिम, तदाशी हटोरी,
बर्नाडेट मैड्रिक और गैरी बेंचे घिब। ठीक है, अजीब से नाम है थोड़े से, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, फोटो के साथ आपको दिखा दूं तो ये है सोथियारा छिम, ये है तदाशी हटोरी, ये है बर्नाडेट मैड्रिड और ये है गैरी बेंचे घिब। याद रखिएगा इनके नाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है 36वां राष्ट्रीय खेल, 36th नेशनल गेम्स जो है। एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल है ये आयोजित होने वाला है गुजरात में, और अभी हाल ही में हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इसके शुभंकर का उद्घाटन किया है। ठीक, शुभंकर का नाम याद रखिएगा, सावज। गुजराती में इसका अर्थ होता है शावक, यानी शेर का बच्चा। ठीक, ये जो 36वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन होने वाला है 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक, और इसमें प्रतिभागी कौन होंगे तो सभी 28 राज्य और 8 जो यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश, वो सब के सब इसमें भाग लेने वाले हैं। खेलों की संख्या की अगर बात करें तो कुल 36 खेल याद रखिएगा। ठीक, इसको याद करने का कितना बढ़िया तरीका देखिए, 36वें क्रम का राष्ट्रीय खेल है, कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी ये भी कितने हो गए, 36 हो गए। खेल कितने हैं तो खेलों की संख्या भी कितनी, 36 है। कुल 36 खेलों का आयोजन होगा। इसकी थीम की यदि बात करें तो ये क्या है, एकता के लिए खेल, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। यहां पर आप देखिए लिखा हुआ है। ठीक, नए खेल जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जोड़े गए हैं, उसका नाम क्या है, एक है योगासन और दूसरा है मल्लखंब। तो ये सारे फैक्ट जो है वो 36वें राष्ट्रीय खेल से संबंधित आपको याद होने चाहिए। ठीक, ये है शुभंकर, नाम क्या है, सावज। ठीक है, सावज नाम है इसका, ये सावज, इसका अर्थ क्या होता है, शावक। शावक यानी शेर का बच्चा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है निक्षय 2.0 पोर्टल। अभी हाल ही में हमारी राष्ट्रपति जो हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा एक पोर्टल जो है वो प्रारंभ किया गया है। इस पोर्टल का नाम क्या है, निक्षय 2.0 पोर्टल। इसका जो निर्माण है वो किया गया है, जो टीबी के मरीज हैं, टीबी के मरीज, उनको ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने के लिए। टेलीमेडिसिन का आपने नाम सुना होगा, जिसमें दूरस्थ जो व्यक्ति है उसको मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक, तो ये जो निक्षय शब्द है ये आया है किससे, क्षय शब्द से। क्षय का अर्थ क्या होता है, टीबी। टीबी बोलते हैं ना, क्षय रोग बोलते हैं। ठीक, तो निक्षय यानी क्षय को खत्म करना। चलिए, इसका प्रारंभ हुआ है पोर्टल का भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक तपेदिक यानी ट्यूबरकुलोसिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा 2025 तक हमने लक्ष्य रखा है टीबी मुक्त भारत होने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक, निक्षय 2.0 टीबी वाले व्यक्तियों के लिए सामुदायिक समर्थन के लिए एक डिजिटल मंच है। यह तपेदिक रोगियों के उपचार के परिणाम में सुधार के लिए अतिरिक्त रोगी सहायता प्रदान करता है। तो ये फैक्ट हमको याद होने चाहिए। यदि मैं बात करूं कि ये पोर्टल दिखता कैसा है, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये है जो निक्षय 2.0 पोर्टल है वो ऐसा दिखता है। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे हैं, मानवता के लिए प्रधानमंत्री जी का आह्वान, टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी का अभियान। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में है लीज ट्रस्ट। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी है लीज ट्रस्ट। इंग्लैंड से 2 लोगों के नाम याद रखिएगा, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है, एक लीज ट्रस्ट और दूसरा है महारानी एलिजाबेथ। ठीक, एलिजाबेथ का अभी निधन हुआ है और लीज ट्रस्ट जो है ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनी है।
सबसे पहले याद रखिएगा ये कंजर्वेटिव पार्टी की नेता है, कंजर्वेटिव पार्टी की। ठीक, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लीज ट्रस किस पार्टी से संबंधित है, तो किस पार्टी से हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से। ये देश की 56वीं प्रधानमंत्री बनेंगी, यानी ब्रिटेन की 56वीं प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगी। लीज ट्रस को पार्टी के सदस्यों ने 5 सितंबर को ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसमें यही फैक्ट कि ये ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी की सदस्य हैं और उसकी पार्टी की नेता है। ठीक, इसके अलावा लीज ट्रस जो हैं ये टेरेसा मे, या इसको आप पढ़ते हैं ऐसा, थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। थर्ड क्रम की एक प्रधानमंत्री होंगी ये, है ना। इसके पहले थेरेसा मे प्रथम और मार्गरेट थैचर ये दूसरे नंबर की ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। टेरेसा मे और मार्गरेट थैचर भी कंजर्वेटिव पार्टी की ही नेता थी। तो ये आप ये बोल सकते हो कि ये जो 3 प्रधानमंत्री बने हैं, महिला प्रधानमंत्री, वो तीनों किस पार्टी की हैं, कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित हैं। अगले टॉपिक में है ओगिलवे की सीईओ, नाम क्या है, देविका बुलचंदानी। अभी भारत के व्यक्ति जो हैं या भारतीय व्यक्ति जो हैं वो अनेक मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ हैं, जिसमें से कुछ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ओगिलवी एक कंपनी है, इसकी सीईओ बनी है देविका बुलचंदानी, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा स्टारबक्स के सीईओ लक्ष्मण नरसिम्हन, ये हैं लक्ष्मण नरसिम्हन जो कि स्टारबक्स के सीईओ हैं। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला हैं, आप सब जानते हैं इनको। इसके बाद एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण। ये एडोब जो आप यूज करते हैं ना, एडोब ऐसा, इसके सीईओ हैं। और इनको तो सब जानते ही हैं, है ना। अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंटल कंपनी है उसके सीईओ है, सुंदर पिचाई नाम है इनका। ठीक, तो ये 4-5 लोगों के नाम है। मैच द फॉलोइंग में बिल्कुल पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन, आप अच्छे से तैयार करके रखें। ठीक, नाम एक बार और बता देता हूं। ओगिलवी जो है ये कंपनी है, इसकी सीईओ अभी हाल ही में बनी कौन, देविका बुलचंदानी। इसके बाद स्टारबक्स हैं, स्टारबक्स के सीईओ हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के हैं, एडोबे के हैं शांतनु नारायण, और अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। अल्फाबेट की जगह गूगल भी दे सकता है भाई, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। अल्फाबेट जो है ये गूगल की पेरेंटल कंपनी का नाम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक में है एक फिल्म का नाम। फिल्म का नाम है मुरघुरार दुरंतो गोती। असमिया भाषा का शब्द है और इसी शब्द से एक फिल्म का नाम रखा गया है। नाम भी क्या है, मुरघुरार दुरंतो गोती। एक शॉर्ट फिल्म है 15 मिनट की लगभग, उसको अभी हाल ही में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ऑस्कर में जो कैटेगरी होती है फिक्शन की कैटेगरी, फिक्शन की, उस फिक्शन की कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है। ठीक, तो आइए पढ़ते हैं। यह एक शॉर्ट फिल्म है जो कि असमिया भाषा में बनाई गई है। हाल ही में इस फिल्म को बेंगलुरु इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतने के बाद यह शॉर्ट फिल्म अब ऑस्कर की रेस के लिए तैयार है। कॉलेज प्रोजेक्ट में तैयार की गई थी 15 मिनट की फिल्म, कौन सी कैटेगरी में, फिक्शन कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। ये देखिए यहाँ पर फिक्शन कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है ऑस्कर के लिए। ये देखिए पोस्टर है, मुरघुरार दुरंतो गोती लघु फिल्म। चलिए अगले टॉपिक पर फिर से एक बार नीरज चोपड़ा जी हैं। नीरज चोपड़ा जी अभी हाल ही में इन्होंने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, ये जो डायमंड लीग है ये आयोजित हुआ था ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और इसे पहली बार जीता है किसी भारतीय ने।
ठीक है, यहां पर आप देख पा रहे हैं डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं नीरज चोपड़ा। जेवलिन थ्रो या भाला फेंक से संबंधित है और 88.44 मीटर इन्होंने फेंका है और गोल्ड मेडल जीता है। यदि नीरज चोपड़ा की पिछली कुछ उपलब्धियों की बात करें तो ये वर्ष 2016 में जूनियर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीते थे। उसके बाद वर्ष 2017 में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था। फिर जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो ओलंपिक की यदि बात करें जो वर्ष 2021 में हुआ है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और अगर डायमंड लीग की बात करें जो वर्ष 2022 में हुआ है उसमें सिल्वर मेडल, जो पहला मेडल था वो सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीता और फिर अभी हाल ही में डायमंड लीग ज्यूरिख में जो आयोजित हुआ उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन डायरेक्ट अभी बहुत ज्यादा चर्चा में भी है। डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बने हैं हमारे नीरज चोपड़ा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर है राजपथ का नाम अब हो गया है कर्तव्य पथ। ठीक, राजपथ आपको पता होगा जहां पर बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम होता था। ठीक है, जहां पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, आपको पता होगा वही क्या है? राजपथ है। इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन का जो सेंट्रल विस्टा वाला हिस्सा है वही पास में ही है हमारा राजपथ। अब इस राजपथ का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक, और यहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगाई गई है। यहां पर आप देख पा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। एक ही मूर्ति है भाई, है ना, ये असल में दो इमेज है इसलिए दो आपको दिख रहा है, एक ही इमेज है। इस मूर्ति की ऊंचाई जो है वो है 28 फीट और इसको बनाने में 26,000 घंटों की मेहनत लगी है। तो याद रखिएगा राजपथ का नाम अब क्या हो गया है? कर्तव्य पथ हो गया है। अगला हेडिंग, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ठीक है, यूनेस्को जो है वो समय समय पर कुछ शहरों की सूची जारी करता रहता है। अभी हाल ही में हमारे भारत के 3 शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। लर्निंग सिटीज इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये जो शहर है वो स्थानीय स्तर पर अपने समुदायों में आजीवन सीखने को बढ़ावा देने के उनके उत्कृष्ट प्रयास को, ठीक है, यानी ये जो शहर है यहाँ पर की व्यवस्था ऐसी है कि वो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। इसीलिए तो बोला है यहाँ पर लर्निंग सिटीज। तो अपने आसपास के लोग, अपने निवासियों के लिए आजीवन सीखने की प्रक्रिया इनको उपलब्ध कराता है, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? लर्निंग सिटीज। और हमारे यहाँ के 3 शहर कौन कौन से? वारंगल, त्रिशूर और नीलांबुर, इन तीनों को शामिल किया गया है अभी हाल ही में लर्निंग सिटीज के अंतर्गत। ठीक, तो ये वारंगल कहाँ है? आपको पता होगा तेलंगाना में है। वहीं अगर त्रिशूर और नीलांबुर की बात करें तो ये कहाँ है? केरल में है। तो इन 3 शहरों को अभी हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है। चलिए अगला हेडिंग है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि गौतम अडानी जो हैं वो विश्व के 3रे क्रम के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। ठीक, ये घोषणा कहां से हुई? इस घोषणा का आधार क्या था? तो भाई इसका आधार था ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स। देखिए भारतीय व्यवसायी दुनिया का 3रा अमीर व्यक्ति अभी हाल ही में कौन बना है? तो गौतम अडानी। किस रिपोर्ट में कहा है? तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अंतर्गत ये कहा गया है। यदि इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 134.4 अरब डॉलर की कुल संपत्ति है।
इतना ही याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक फैक्ट और आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि शीर्ष जो 500 लोग हैं, है ना, इस रैंकिंग में, उसमें भारतीयों की संख्या है 18, यानी 18 अरबपति इसमें शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक घोषणा की है कि हम राजस्थान में आयोजित कराएंगे क्या, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में भी हो रहा है, ठीक, ग्रामीण स्तर पर इसको आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो स्थानीय जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं खेल से जुड़ी हुई जो प्रतिभाएं हैं, उनको सामने लाना, उनको निखारना और उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना। तो याद रखिएगा, आयोजन इसका कहां हो रहा है? जोधपुर, राजस्थान में इसका आयोजन हो रहा है। ग्राम ओलंपिक में पूरे राजस्थान के 44,000 गांवों और 30 लाख लोगों की भागीदारी देखने की उम्मीद है। 30 लाख प्रतिभागियों में 9 लाख महिलाएं भी शामिल हैं और इनके खेलों में वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट और खो खो ये खेल शामिल होंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं, है ना, 29 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक ये चलने वाला है, ठीक है, और चल रहा है आप बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले हेडिंग पर है विराट कोहली, चर्चित व्यक्तित्व में। अभी हाल ही में इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 में एक जबरदस्त शतक भी लगाया है और अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। क्यों है चर्चा में? तो देखिए, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। पहला भारतीय खिलाड़ी जिसने तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैच खेल लिए हैं, यानी टेस्ट मैच में भी, वनडे में भी और T20 मैचेस, इन तीनों में 100 मैच जो है उसका आंकड़ा पार कर लिया है विराट कोहली ने। यदि इनके टेस्ट की बात करें तो अपडेटेड आंकड़ा है एकदम, ठीक। टेस्ट की बात करें तो कुल 102 मैचेस इन्होंने खेले हैं, 102 मैचेस खेले हैं। ओडीआई की अगर बात करें, वनडे इंटरनेशनल मैचेस की, तो 262 वनडे मैचेस खेले हैं। वहीं अगर T20 की बात करें तो 104 T20 मैच खेल चुके हैं, ठीक। और शतकों की यदि बात करेंगे आप, तो टेस्ट में इन्होंने 27 शतक लगाए हैं, वहीं वनडे इंटरनेशनल में 43 शतक इनके नाम हैं। T20 में भी एक शतक इनके नाम हो गया, ठीक। तो अगर आप टोटल करना चाहें तो टोटल इनके नाम हो गए हैं अब 71 शतक। आप काउंट करेंगे तो निकलेंगे 43 और 27 70, 70 और 1 71। आईपीएल को मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, आईपीएल में 5 शतक अलग से। इंटरनेशनल मैचों में कुल 71 शतक इनके नाम हो गए हैं। चलो और फैक्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में पहले भारतीय और खेल के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले विश्व के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व के, देखिए भारत का पूछेगा तो प्रथम खिलाड़ी हैं, लेकिन विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो विश्व स्तर पर हर फॉर्मेट के 100 मैच खेलने वाले ये दूसरे खिलाड़ी हैं। पहले नंबर पर है रॉस टेलर, ठीक है, ये देखिए यहां पर इस रिकॉर्ड के साथ पहले खिलाड़ी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रॉस टेलर है। रॉस टेलर जो है उन्होंने वनडे में, यानी ओडीआई में, टेस्ट में और T20 में, तीनों में 100 का जो आंकड़ा है वो पहले ही पार कर लिया है और अब तो ये सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, ठीक है, रिटायरमेंट इन्होंने ले लिया है। तो याद रखिएगा कौन है पहले भारतीय खिलाड़ी जिसने तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेले हैं, तो विराट कोहली हैं। आगे देखिए, अगले हेडिंग पर है BWF विश्व चैंपियनशिप 2022, ठीक, यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप, इसको दोनों नामों से पूछ सकता है, ठीक। एक सीधा पूछेगा BWF विश्व चैंपियनशिप या वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 किसने जीता, या आपको पूछ सकता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2022 किसने जीता। एब्रिविएशन के रूप में भी दे सकता है और फुल फॉर्म भी दे सकता है, तो तैयार रहिएगा, ठीक। इसके विजेता है विक्टर एक्सेल्सन,
ठीक, विक्टर एक्सेल्सन जो है इन्होंने इस खिताब को जीता है। यह इनका दूसरा बैडमिंटन विश्व खिताब है। तो सबसे पहले तो याद रखना है अपने को ये नाम, बस और कुछ नहीं चाहिए। जापान में आयोजित हुआ, अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। नाम याद रखिएगा, विक्टर एक्सेल्सन। आगे बढ़ते हैं। बालवाड़ी योजना का किया गया शुभारंभ, छत्तीसगढ़ का न्यूज है। और अभी हाल ही में शिक्षक दिवस के दिन यानी 5 सितंबर 2022 को एक स्कीम लॉन्च की गई, एक योजना प्रारंभ की गई जिसका नाम क्या है, बालवाड़ी योजना। ये जो बालवाड़ी योजना है इसकी थीम है जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी। ठीक, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में कि 5 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को खेल खेल में सीखने का मिलेगा अवसर, यानी बच्चों के बौद्धिक विकास को बढ़ावा देना, ये इस योजना का लक्ष्य है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप संचालित होंगी बालवाड़ियां, यानी बालवाड़ियां जो है ये नई शिक्षा नीति के अनुरूप चलाई जाएंगी। और इसी के साथ आप एक और चीज याद रखिएगा कि अभी हाल ही में एक घोषणा की गई है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जितने विद्यालय हैं उन सभी में सप्ताह के एक दिन जो स्थानीय भाषा है, स्थानीय बोली या स्थानीय भाषा, उसमें बातचीत की जाएगी, उसमें व्यवहार किया जाएगा। ठीक, 5173 बालवाड़ियों के साथ योजना का शुभारंभ किया गया है। तो याद रखिएगा बालवाड़ियों की संख्या कितनी है पूछेगा तो यही आंसर लेने वाला है। आंसर क्या होगा, 5173, 5171 ये कुल बालवाड़ियों की संख्या है इस योजना के प्रारंभ होते समय। ठीक, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है पोर्टल। ठीक, इसमें लिखा हुआ है बालवाड़ी शुभारंभ 5 सितंबर 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक, इसके नीचे इसका थीम भी लिखा है जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी। और कौन सा विभाग इसको चला रहा है तो याद रखिएगा स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का होगा आयोजन। ठीक है, जैसे राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक, वैसे ही छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल जो हैं ये आयोजित होने वाले हैं। ठीक, वही उद्देश्य है, स्थानीय खेल के जो प्रतिभागी हैं या प्रतिभा है उनको सामने लाने के लिए ये योजना या ये जो खेल है इसका आयोजन कराया जाएगा। ठीक, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कबड्डी, खो खो, गेड़ी, पिट्ठुल समेत वॉलीबॉल, हॉकी, टेनिस बॉल, क्रिकेट, ये सारी खेल स्पर्धाएं शामिल होंगी। उद्देश्य क्या है तो छत्तीसगढ़ में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, अब है अभी हाल फिलहाल का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक, जो कि पढ़ने से ही ऐसा लगता है कि हाँ भाई ये तो एग्जाम में पूछ ही देगा। क्या है टॉपिक, राज्य के नए जिले, नवगठित जो 5 जिले हैं उन सभी का क्रम, उन सभी के नाम के साथ जरूर याद रखिएगा। ठीक, तो हमको पता है कि 28 जिले जो हैं वो 1 सितंबर की स्थिति में थे। 1 सितंबर की स्थिति में हमारे यहाँ कितने जिले थे, 28 जिले थे। 29वां जो जिला है ये बना है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मैच द फॉलोइंग के लिए तैयार करिएगा इसको, है ना। 29वां कौन है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़। ठीक, यदि मैं मैप बनाऊं इसको, है ना, तो याद करने का तरीका आपको बता देता हूं। देखिए, ये जैसे कि मान लो छत्तीसगढ़ का मैं मैप बना देता हूं, ये मैप है छत्तीसगढ़ का मान लीजिए। तो पहला जो जिला है वो बना है यहां पर, यहां पर। नाम क्या है इसका तो सर इसका नाम है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इसका नाम क्या है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इससे रिलेटेड एक और वीडियो ऋषि सर जी डालेंगे आपके YouTube चैनल में, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक, तो ये है 29वां राज्य, सॉरी 29वां जिला।
30वें नंबर पर है सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ये कहां पर है? तो देखिए, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जो है वो 2 जिलों की क्षेत्र की सीमा को संशोधित करके बनाया गया है। एक जिला है आपका बलौदाबाजार और एक जिला आपका पड़ेगा रायगढ़। ठीक है, नाम क्या है इसका? ये 30वें नंबर का हो गया। नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है सारंगगढ़ बिलाईगढ़। सारंगगढ़ बिलाईगढ़। ठीक, अब और जो जिले हैं उसको देख लेते हैं। 31वां जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई। खैरागढ़ छुई खदान गंडई, यहां पर आपको दिखता है ये। ठीक, नाम क्या है? खैरागढ़ छुई खदान और गंडई, इन तीनों को मिला करके एक जिला बनाया गया है, खैरागढ़ छुई खदान और गंडई। तो ये है 31वें क्रम का जिला। आगे मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो ये देखिए, ये कहां पर बना है? तो कोरिया जिले को संशोधित किया गया है, उसकी सीमा को। ठीक है, यहां पर बनेगा कौन सा जिला? मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो ये हो गया 29, ये हो गया 30, ये हो गया 31 और ये हो गया 32वें क्रम का। 33वां जो जिला है वो बनाया गया है जांजगीर चांपा के विभाजन से। ये है आपका 33वें क्रम का जिला और इसका नाम क्या है? शक्ति। तो ये 5 जिले जो हैं नए रूप में गठित किए गए हैं, नए रूप से गठित हुए हैं, नव निर्माण हुआ है इन 5 जिलों का। तो क्रम याद रखिएगा, पहले मोहला मानपुर अंबागढ़, फिर बना है आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़, है ना, फिर बना है आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई, फिर बना है आपका मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और फिर बना है आपका 33वां जिला जिसका नाम है शक्ति। चलिए अगले टॉपिक पर है छत्तीसगढ़ी पंचतंत्र। अभी हाल ही में एक पुस्तक जो है वो लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये दिनेश गौतम जी के द्वारा। दिनेश गौतम जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ी पंचतंत्र और इसका अभी हाल ही में विमोचन किया गया है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक, तो याद रखिएगा इस पुस्तक के रचनाकार, इस पुस्तक के लेखक नाम क्या है? दिनेश गौतम। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है इस तरीके से चित्र वाले चीजों को पढ़ना, है ना। तो पुस्तक का नाम याद रखिए, साथ ही याद रखिए इसके रचनाकार का नाम। चलिए तो अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन में जो है प्रश्नोत्तर का सेक्शन। पहला प्रश्न आपके लिए है, मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स पर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा भारत का स्थान और पहला स्थान किसका है। अब अगला क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर कौन है? ये शुभंकर है, इसका नाम क्या है? ऑप्शन है सावज, शावक, शायक, शेरा। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निक्षय 2.0 पोर्टल का संबंध किससे है? ऑप्शन है बाल मृत्यु दर को कम करने से, ट्यूबरकुलोसिस से, कुपोषण मुक्ति से या मातृ मृत्यु दर को कम करने से। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, दुती चंद, मुक्ता गोस्वामी या लक्ष्य सेन। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नवनिर्मित जिलों के संबंध में क्रम का सही मिलान कीजिए। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन हो सकता है आपको आगे देखने को जरूर मिलेगा। तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप मिलान करिए और अपना आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो ये थे हाल फिलहाल में चर्चा में रहे राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ स्तर के कुछ समसामयिक घटनाक्रम जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, YouTube पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।